दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जोहार। आपने देखना शुरू कर दिया है जनता दर्शन छत्तीसगढ़। मैं आपका दोस्त हरनंदन चौहान। जिस तरह से चुनाव विधानसभा खत्म हो चुके हैं और दोनों ही पार्टी, यहाँ प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा वादे इरादे कर रही है कि एक तरफ भाजपा कहती है और ना सही वो बदल के रही वो, वहीं कांग्रेस कहती है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और दोनों ही पार्टी अपनी अपनी समीक्षा के तौर पर बैठा रहे हैं। आज हम हैं बगिया निवास में। यहाँ पे कुनकुरी विधानसभा को समीक्षा का बैठक रखा गया है और इस बैठक में क्या निचोड़ निकल के आता है। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग हैं और हमारे साथ में विवेकानंद झा जी हैं, जो कुनकुरी विधानसभा नहीं पूरे जिले में चुनावी समीकरण रणनीति तैयार करने में, वहीं कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में लगे हुए थे। हम जानेंगे कि आखिर कुनकुरी विधानसभा और पूरे दोनों ही जसपुर के तीनों ही सीट में क्या स्थिति रही भाजपा की और इस समीक्षा बैठक में क्या निचोड़ निकल के आया है, उनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले भैया आपका तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जनता दर्शन के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज यहाँ विष्णुदेव साय जी के गृह ग्राम बगिया में चुनावी समीक्षा बैठक भी है और दिवाली मिलन कार्यक्रम भी है। तो मैं आपके भी सभी दर्शकों को समस्त भाजपा परिवार की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। भैया, कुनकुरी विधानसभा काफी हॉट सीट माना जा रहा था और कुनकुरी विधानसभा को लेकर आपने काफी एक्टिव नजर आए। जितने भी युवा थे हमारे कुनकुरी विधानसभा के, क्या स्थिति नजर आती है? विधानसभा कुनकुरी का जो चुनाव लड़ा है भाजपा ने, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी बहुत एक्टिव हो गए थे। पिछले 5 वर्षों में विधायक यूडी मिंज का जो कार्यकाल रहा, उससे लगभग हर वर्ग परेशान रहा। युवा हो, चाहे वो व्यवसायी व्यापारी वर्ग हो, मतलब हर चीज में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और एक भय का वातावरण जो कुनकुरी में निर्मित हो गया था पिछले 5 वर्षों में, उससे निजात पाने की छटपटाहट न सिर्फ भाजपाई कार्यकर्ताओं में दिखी, पर कुनकुरी का आम जन भी इन चीजों से बहुत परेशान था। तो ये पिछले 1 महीने में मुझे कहना चाहिए, पिछले 1 महीने में जो एक भाजपा के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ और ये चुनाव आते आते नामांकन के बाद से तो बिल्कुल प्रचंड स्वरूप ले लिया इसने। भाजपा के प्रचार कार्यक्रम से आम जन भी जुड़ते चले गए और नामांकन रैली में जो प्रचंड भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद से हर कार्यक्रम में विष्णुदेव साय जी ऊपर उठते गए और यूडी मिंज का जो है वो एक हिसाब से पतन होता चला गया। और विधानसभा की कहानी मुझे यही लगती है कुनकुरी विधानसभा की कि ये यूडी मिंज के पतन और विष्णुदेव साय जी के उत्थान की कहानी। यहाँ पे कुनकुरी विधानसभा में जिस टाइप से जातिगत समीकरण होती है, जातिगत वोट डाले जाते हैं, इस कुनकुरी विधानसभा में आप भाजपा लोग जब गए मैदान पे तो क्या लगा, माने कार्यकर्ताओं में या जनताओं में किस तरह का माहौल था? आप सही कह रहे हैं। कुनकुरी ऐतिहासिक तौर पर जातिगत तो नहीं, धार्मिक तौर पर बड़ा ही विभाजित रहा है। यहाँ एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है और वो क्यों बना है ये किसी से छिपा नहीं। आज़ादी के बाद से ही कुनकुरी जो है वो धर्मांतरण का केंद्र बिंदु रहा है और यहाँ से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड और उड़ीसा के भी आदिवासी अंचल का जो धर्मांतरण का जो एक पूरा तंत्र चल रहा है वो यहीं से संचालित होता है। तो कुनकुरी कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर हमेशा ध्रुवीकृत रहा है और कुमार साहब जब थे तो उन्होंने ये धर्मांतरण के जोर को काफी थाम कर रखा, इसलिए यह क्षेत्र पूरी तरह धर्मांतरित होने से बचा रह गया। तो हाँ, धार्मिक विभाजन तो है इस सीट पर, लेकिन इस बार मैंने एक और विशेष चीज देखी इस सीट पर कि पहली बार क्रिश्चियन समाज के लोग भी भाजपा में एक ऑल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। वो कांग्रेस के कुशासन से और स्थानीय विधायक यूडी मिंज के धार्मिक दिखावे से, वो खुद को जितना बड़ा सनातनी विधायक बताते थे, इस चीज से उस वर्ग में भी कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना दिखी है। और आदिवासी, रोतिया, हिंदू जो वोट वर्ग है यहाँ, उनके साथ ही साथ मुझे लगता है इस बार क्रिश्चियन वर्ग का भी एक धड़ा भाजपा से आकर जुड़ा है। जब से यहाँ अमित शाह जी कंडोरा में आए
और वहाँ ने जब उन्होंने कहा कि हम आप हमको विधायक दीजिए, हम आपको बड़ा आदमी देंगे। क्या यह बात कुनकुरी की जनताओं में या कुनकुरी के वोटर में प्रभाव डाल पाए क्या? हाँ, ये भी एक फैक्टर रहा। आदरणीय साय जी भाजपा के बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो भाजपा के कैडर में तो इस बात में कहीं भी संदेह नहीं था कि वो यदि विधायक बनते हैं, जो वो बन रहे हैं, और अगर हमारी सरकार आती है, जो मुझे लगता है कि अब आ रही है पूरे प्रदेश से जैसे रिपोर्ट आ रही है, तो उन्हें बड़ा दायित्व तो मिलेगा। पर कंडोरा की भूमि पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो खुलेआम ये लोगों को आश्वस्त किया है कि साय जी को आप विधायक बनाइए और मैं उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो इस चीज का प्रभाव चुनावों में भी दिखा। जनता विधायक चुनने के लिए वोट नहीं कर रही थी, जनता शायद मुख्यमंत्री का चुनाव करने पर आमादा थी इस बार। आप लगातार तीनों विधानसभा में थे। पत्थल गांव में आप आज से नहीं लगभग साल भर पहले सोशल मीडिया में काफी रामपुकार सिंह के काफी हमलावर थे, और जिस तरह से चुनाव भी आपने वहां मैदानी रूप में जाके लड़ा है, पत्थल गांव की स्थिति क्या है? रामपुकार जी बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। मेरी जितनी उम्र नहीं है उतने वर्षों से वो विधायक हैं। 8-8 बार वो विधायक बने, 40 वर्षों का उनका विधायकी का कार्यकाल रहा, और विकास के नाम पर गिनाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। बल्कि इस बार उनकी मंशा थी कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी पार्टी उनकी बिटिया आरती सिंह को घोषित कर दे। पर जब पार्टी उन्हें टिकट देने पर राजी नहीं हुई, तो वो खुद अपने लिए टिकट ले लिया, और पिछले 3-4 बार से वो अंतिम बार करके चुनाव लड़े जा रहे हैं। और ये इमोशनल कार्ड वो लंबे समय से, कम से कम पिछले 2-3 बार से तो वो ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। और इस बार पत्थल गांव में, जो कि पारंपरिक गढ़ है कांग्रेस का, मैं बताना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पत्थल गांव विधानसभा में भाजपा लगभग 8,500-9 हजार वोटों से पीछे थी। तो हाँ, पत्थल गांव कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है, पर इस बार जनता का रुझान बड़े ही स्पष्ट तौर पर भाजपा के पक्ष में दिखा है। गोमती साय एक ऊर्जावान सांसद रही हैं क्षेत्र की। उन्होंने क्षेत्र में रेलवे, जो ये बहुत बड़ी, बहुत लंबी मांग रही है, उसको लाने के लिए जितनी मुकर रही हैं वो संसद में, और उनके प्रयास मुझे लगता है कि निकट भविष्य में सफल भी हो जाएंगे। तो एक रेलवे एक उनका एक ऐसा अचीवमेंट रहा जो शायद उनके पक्ष में माहौल बना रहा था। दूसरा एक रहा कि वो बड़ी एग्रेसिव महिलाएं हैं। वो लोगों के अधिकारों के लिए अधिकारी कर्मचारी से भी, जो भी मतलब एक वाजिब तरीका होता है उनको अधिकार दिलाने का, उसके लिए वो प्रयासरत रहती हैं। और तीसरा एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है पत्थल गांव की, कि पत्थल गांव को एक जिला बनाया जाए। रामपुकार जी ने पिछले बार ये आश्वासन दिया था क्षेत्र की जनता को, और कांग्रेस ने 2-3 जिले बनाए भी छत्तीसगढ़ में, पर पत्थल गांव को उनका ये अधिकार नहीं मिल पाया। तो जिला, पत्थल गांव को जिला बनाने का जो एक आश्वासन दिया है गोमती साय जी ने सरकार बनने की स्थिति में, वो भी उनके पक्ष में काफी हद तक माहौल बनाने में कामयाब रहा है। साथ ही पत्थल गांव की सड़कों की हालत में, इस बार पत्थल गांव के हर क्षेत्र में गया, कई गांवों तक मेरी पहुंच रही। सड़कों की हालत बहुत खराब, पूरा पत्थल गांव, क्या शहर का क्या गांव, सभी धूल धूसरित रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। वो जहां गई हैं, लोगों ने उनसे एक ही मांग की है कि हमें सड़क चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बनेगी तो गोमती साय जी बड़ी ही निपुणता से पत्थल गांव क्षेत्र की इन मांगों को पूरा करेंगी। साथ ही जो राज्य भर का जो एक मुद्दा था, महतारी वंदन योजना, उसका भी काफी रुझान दिखा। वोटिंग शुरू होने के 1 घंटे पहले से महिलाओं की जो बड़ी बड़ी लाइनें लग गई पूरे पत्थल गांव में, वो मैं उसका मतलब प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। और ओवरऑल आंकड़ा लोग देखते हैं कि 15,000 पुरुषों के मुकाबले 15,000 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। मेरी नजर सिर्फ उस आंकड़े पर नहीं थी, ज्यादातर महिलाओं ने 12-1 दोपहर के 12-1 बजते बजते अपने मतदान का उपयोग कर लिया था। तो इससे समझ में आता है कि महतारी वंदन योजना के कारण महिलाओं में कितना मतलब एक उत्साह का वातावरण निर्मित हो चुका था। तो हाँ, मुझे लगता है कि कुनकुरी के साथ ही साथ पत्थल गांव सीट भी इस बार हम एक अच्छे अंतर से जीतने में कामयाब होंगे। पत्थल गांव का समीक्षा बैठक कल मुंडाडी में हो चुका है। क्या आंकड़ा निकल के आया कि कितना प्लस रहेगी भाजपा, या क्या स्थिति रहेगी वहाँ? कुछ तो आंकड़ा माने आया होगा सामने। आप आज यहाँ थे बगिया में कुनकुरी की समीक्षा बैठक में। आंकड़ों से ज्यादा ये एक
दिवाली मिलन और विजयोत्सव कार्यक्रम में कहना चाहूंगा, विजय के प्रति हम आश्वस्त हैं। आंकड़ा कहाँ आता है, क्या नंबर होता है, कितना आशीर्वाद जनता ने दिया है, बहुत से फैक्टर काम कर रहे थे इस बार, और पूरी पार्टी बड़ी एकजुट होकर लड़ी। तो मुझे लगता है पिछले जितने भी आंकड़े हैं, चाहे वो कुनकुरी सीट हो या पत्थलगांव सीट हो, हम उनसे बेहतर मार्जिन से जीतेंगे। कोई एक नंबर आप मुझसे ना मांगे। अ, जसपुर सीट जो हमेशा काफी बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, अगली बार विनय भगत जी ने जीता और उस सीट को काफी टफ माना जा रहा है बीजेपी के लिए। जसपुर की स्थिति कहाँ पे है अभी? आ, ये सवाल यदि आप 10 दिन पहले करते तो मैं आपसे काफी हद तक सहमत रहता। जशपुर में मुझे लग रहा था कि हम काफी हद तक फंसे हुए हैं, मुकाबला बराबरी का है। पर अंतिम 3-4 दिनों में जो माहौल बना है जशपुर की सीट पर, मुझे लगता है कि अब भाजपा का पलड़ा जशपुर सीट पर भी भारी हो गया है। और उसकी एक बड़ी वजह जो रही वो कुनकुरी सीट रही। विधायक यूडी मिंज का जो वो मंजू भगत हमारी कार्यकर्ता है उनके साथ अभद्रता का जो वीडियो जारी हुआ, मैं कहूंगा कि वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति हो गई। उस वीडियो का प्रभाव न केवल कुनकुरी विधानसभा पर पड़ा है, बल्कि पत्थलगांव और जशपुर विधानसभा में भी इसकी छाप दिखेगी और परिणामों में ये नजर आएगा। तो आदिवासी समाज की वो महिला थी और उसके साथ जिस अभद्रता के साथ पेश आए विधायक महोदय, उससे जशपुर का भी आदिवासी समाज बड़ा खिन्न था। और जो शायद इस बार भाजपा को छोड़कर किसी अन्य पाले में जाने की एक छटपटाहट से दिख रही थी, वो फैक्टर कहीं ना कहीं उस वीडियो के बाद खत्म हुआ है। और हमारा जो, फिर मैं कहना चाहूंगा कि घोषणा पत्र जो आया उसने भी अपना काम किया। जशपुर सीट भी कहीं ना कहीं मार्जिन कम हो सकता है और वो भी भाजपा की झोली में आ रहा है। कांग्रेस कहती है हमारी कर्ज माफी जो योजना थी वो किसानों पे काम कर गई है। वहीं महतारी वंदन योजना के तुरंत बाद दिवाली में गृह लक्ष्मी योजना करके 15,000 सालाना देने का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, क्या वह असर नहीं डालेगी महिलाओं पे? अब पहले हम बात कर लेते हैं कर्ज माफी की। 5 वर्ष पूर्व जब कांग्रेस की सरकार बनी, कर्ज माफी का वादा एक बड़ा वादा था जिसके लिए उनको भारी किसानों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, इसमें दो राय नहीं। कर्ज माफी हुई, 2500 की कीमत से धान की खरीदी भी की गई। भूपेश बघेल जी 5 साल तक ये हवा बनाते रहे कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के किसान से बेहतर स्थिति किसी अन्य प्रदेश के किसान की नहीं। तो अगर वो स्थिति थी तो 5 वर्षों के बाद उन्हें फिर से कर्ज माफी की घोषणा करने की नौबत क्यों आन पड़ी? दूसरी एक बात मैं कहूंगा, एक कर्ज लेने वाला जो किसानों का वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग नहीं। अगर 1 लाख किसान है तो बमुश्किल 20-25 हजार किसानों को ही कर्ज का लाभ मिल पाता है। और ये कर्ज भी किन बैंकों से मिला है? पिछले बार भी ये गड़बड़ झाला भूपेश बघेल सरकार ने किया था। पहले घोषणा की कि सभी किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर देंगे। सरकार बनी तो उसमें 50 टर्म्स एंड कंडीशन आ गए कि फलाने बैंक का माफ नहीं किया जाएगा, सरकारी बैंक का नहीं किया जाएगा, सिर्फ कृषि बैंकों का किया जाएगा। तो हाँ, कर्ज माफी का एक लॉलीपॉप देने का प्रयास किया गया इन चुनावों के पहले भी। पर मुझे लगता है कि कर्ज माफी के वादे पे जो भाजपा के घोषणा पत्र का एक मुश्त भुगतान करने की जो बात आई कि प्रति एकड़ भाजपा की सरकार बनती है तो 21 क्विंटल धान कर देंगे और 3100 रुपए की दर से एक मुश्त भुगतान करेंगे, ये घोषणा भाजपा की कांग्रेस के कर्ज माफी के घोषणा पे भारी पड़ रही है। दूसरा बात मैं करूं, महतारी वंदन योजना का काउंटर करने के लिए क्या गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस ने जो लाई थी, पिछले चुनावों में भी कांग्रेस ने 500 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा की थी महिलाओं को, जो वो अंत तक दे नहीं पाई। हाँ, पहले चरण के चुनावों की जब रिपोर्टिंग आई कि 20 सीटों में 12 से 14 सीटें भाजपा जीत रही है, तो बघेल जी ने आनंद फानन में इस योजना की घोषणा तो कर दी। पर लोग समझते हैं कि बघेल जी किन दबावों में ये घोषणा कर रहे हैं, और बघेल जी यदि दोबारा आए तो जो 500 रुपए प्रति महीना ना दे पाए वो कैसे 1500 रुपए महीना देंगे? ये प्रश्न लोग स्वयं उठा रहे थे। दूसरा, उनको इस घोषणा को, आनंद फानन में जो उन्होंने ये घोषणा की, इसको जन जन तक पहुंचाने का इनके कार्यकर्ताओं को अवसर भी नहीं मिल पाया। जबकि महतारी वंदन योजना हमारे जो घोषणा पत्र में आई उसके बाद ही ये बिल्कुल आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसका फॉर्म लेकर खुद महिलाओं
पार्टी कार्यालय आकर महिलाएं मांग करती थी कि हमें ये फॉर्म दीजिए, हमें ये फॉर्म भरना है। तो मुझे लगता है महतारी वंदन योजना भारी पड़ी है कांग्रेस के लॉलीपॉप पे, महिलाओं को जो उन्होंने दिया। और एक मुश्त भुगतान की जो बात की भाजपा ने धान की, और दूसरा 2 साल का बकाया बोनस देने की जो 25 तारीख को घोषणा की सरकार बनने के बाद ही सुशासन दिवस के दिन, वो कहीं ना कहीं कर्ज माफी की घोषणा पर भारी पड़ गई। हमारे जसपुर जिले के राज परिवार के 2 सदस्य, एक तो चंद्रपुर से बहुरानी संयोगिता सिंह जुदेव चुनाव में थी, उनके विरोध में थे रामकुमार यादव जी, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष से लड़ा है कहते हैं। वहीं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कोटा से थे। जसपुर जिले के दोनों ही सीट काफ़ी हॉट थी। क्या स्थिति है चंद्रपुर? ये जशपुर का सौभाग्य रहा है कि राज्य की राजनीति में जशपुर का हमेशा ही विशिष्ट स्थान रहा है, और कुमार साहब के जुदेव परिवार का भी बड़ा ही विशेष स्थान रहा है। आपने चंद्रपुर पर सवाल किया, वहां से स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जुदेव जी पहले भी विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में बहुरानी संयोगिता जी बहुत कम मार्जिन से वो सीट हार गई थी, पर चंद्रपुर एक सीट है जहां किसी भाजपा प्रत्याशी ने 5 साल अनवरत चुनाव हारने के बाद भी अपने प्रयास जारी रखे, जनसंपर्क जारी रखे, लोगों के सुख दुख में वो सहभागी बनती रही। तो और वहां से जैसे रिपोर्ट्स आ रही, जनता ने बड़ी भारी मात्रा में उन पर अपना प्यार स्नेह उड़ेला है, और चंद्रपुर सीट भी हम जरूर जीतेंगे। कोटा की सीट, कोटा एक ऐसी सीट है जो पारंपरिक तौर पर भाजपा की सीट कभी रही नहीं, और पिछले चुनाव में वहां रेणु जोगी जी चुनाव जीती थी, अच्छे मतों से जीती थी। हम दूसरे स्थान पर रहे थे और कांग्रेस संभवतः तीसरे स्थान पर रही थी। इस चुनावों में जोगी जी के स्वर्गवास के बाद कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, और उनके वोट हस्तांतरित हुए हैं दूसरे पार्टियों में। कोटा में मुकाबला त्रिकोणीय है, और आदरणीय प्रबल क्या स्थिति रहेगी, कितना तक पहुंचेगी और क्या सरकार बनाएगी, क्या लगता है झांसीराम? जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है, पहले चरण में हम 20 में से 12 से 14 सीटें जीत रहे हैं। ये सिर्फ भाजपा ही नहीं कह रहे, कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार है। अन्य सीटों से भी जो रुझान आ रहे हैं, उससे लगता है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। स्पष्ट बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी। 1 महीने पहले जो छत्तीसगढ़ में स्थिति थी, कहा जा रहा था कि भाजपा बहुत पीछे है कांग्रेस से, तो स्थिति नहीं रह गई है। और 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां जिनका फैसला 2-3 हजार मतों से होने वाला है। उसमें से ज्यादा सीटें यदि हम जीत गए तो जीत का मार्जिन और बढ़ जाएगा, बहुमत का आंकड़ा बहुत आगे चल के आंकड़े से बहुत आगे चल जाएंगे, और आज की जो स्थिति हम 45 का आंकड़ा पा रहे हैं। टीएस बाबा का लगातार बयान आ रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी? टीएस बाबा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं प्रदेश के। भाजपा की जब सरकार हुई रहती थी तब उनको जितना मान सम्मान मिलता था, पिछले 5 वर्षों में मुझे नहीं लगता है कि भूपेश सरकार में उनको उतना मान सम्मान मिला है। चुनाव के ठीक पहले 1-2 महीने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप पकड़ाया तो गया है, पर उनके साथ जितनी अभद्रता हुई है 5 वर्षों में, वो किसी मतलब विपक्षी पार्टी के नेता के साथ भी हम करें ऐसा हमारी पार्टी का तो रिवाज नहीं। हाँ, बात यदि अंबिकापुर सीट की करें तो वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि टीएस बाबा अपनी सीट बचाने की स्थिति में भी नहीं रह गए। कुछ दिन पहले में उनका बयान दिख रहा था कि भले 1 वोट से जीतूंगा तो जीतूंगा। उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं कि अंबिकापुर में उनकी स्थिति कितनी नाजुक हो गई। हाँ, अगर वो ये सीट बचा भी लेते हैं, अंबिकापुर की सीट यदि कांग्रेस बचा भी लेती है, तो टीएस बाबा किस पाले में रहेंगे, किस पाले में नहीं रहेंगे, ये टीएस बाबा ही जाने। क्या स्वर्गीय कुमार साहब का बात सच होने जा रही है, जिन्होंने मंच में कहा था कि एक बार जसपुर अगुवाई करेगा, क्या यह वही बात है? जोगी के कुशासन का अंत जसपुर के वज्र से हुआ, तो मुझे लगता है कि भूपेश की अराजकता की जो ये रही है पिछले 5 सालों में, उसका अंत भी जसपुर की ज्वाला ही करेगी इस बार। संभव है, भगवान ने चाहा तो
इस बार छत्तीसगढ़ का सीएम जशपुरिया बोले। ये थे विवेकानंद झा जी। उन्होंने साफ कहा कुनकुरी ही नहीं, जशपुर के तीनों सीट रायगढ़, चंद्रपुर, कोटा और छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना रहे हैं। वहीं जब हमने उनसे पूछा कि क्या इस बार जशपुर अगुवाई करेगा, तो उन्होंने शायरी के लहजों में कहा कि हाँ, शायद इस बार भाजपा और कुनकुरी ही वैसी सीट है जो प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगी और अगुवाई करेगी। अब देखते हैं, 3 तारीख का इंतजार होगा। दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दम भर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब इंतजार करना होगा 3 तारीख का, और फिर उन्हें ऐसे ही लोगों से हम बात करेंगे, मिलवाएंगे कि आखिर किस तरह का माहौल बना है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़िए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।